हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ये इसका वन शॉट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, एक साथ करेंगे। कोई क्वेश्चन में नहीं कराने वाला हूँ। जितना भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी थ्योरी है, हम बेसिकली वो रिकॉल करेंगे ताकि एग्जाम के पहले आपको एक ब्रिस्क आइडिया मिल सके, एक रिवीजन हो सके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का, वो भी एक ही जगह पर। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर आप नोट्स को पलटने बैठोगे तो नोट्स में वही चीजें हैं जो आप लोगों ने लिखी हैं, बट आपको एक साथ एक जगह पर अगर कहीं समरी मिलती भी है तो वो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होती, तो वो बड़ा इनकन्वीनियंट सा हो जाता है। इसलिए मुझे नीड लगी ऐसे लेक्चर्स की जो आपको एग्जाम के पहले भी काम आए और पूरी की पूरी थ्योरी एक जगह दे दे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मेरा नाम है आलोक और अपन लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का वन शॉट लेक्चर। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। ठीक है, अगर मैं बेसिक शब्द का संधि विच्छेद करूं ट्रिगोनोमेट्री का, तो ट्राइगोन और मेट्रोन, तीन इसके शब्द निकल के आते हैं। कंबाइनिंगली ट्राइगोन मेट्रोन का मतलब होता है सर तीन साइड्स वाले किसी फिगर का मेजरमेंट। द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई मतलब थ्री, फिर आप बोलो कि गॉन मतलब साइड्स, और फिर मेट्रोन का मतलब मेजर, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। भाई आपके मन में सवाल आता है कि सर मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल अच्छी बात है, पर ट्राइंगल में ले दे के होता क्या है मेजरमेंट करने के लिए? तो तीन तो साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं, उन्हीं के लिए अपन क्या यूज करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। उन्हीं के मेजरमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि 6 पैरामीटर्स है ना, तीन एंगल है, तीन साइड है। बिल्कुल सही। अगर हम देखें ट्राइगोन मेट्रोन का कंबाइंड मीनिंग यही निकलता है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। सही बात है। अब सवाल यह है कि सर वो 6 पैरामीटर्स हैं, लेकिन उनके लिए हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना। भाई अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, अगर आप एंगल्स की बात करो तो हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो ट्रिगोनोमेट्री जैसा नया कंसेप्ट हम क्यों पढ़े? भाई आपका सिलेबस क्यों बढ़ा है? तो सबसे ज्यादा मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो एंगल्स को एंगल्स के साथ ही रिलेट करती है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो साइड्स को साइड्स के साथ रिलेट करती है, यानी कि लेंथ को। और आपको कुछ ऐसा चाहिए जो एंगल को साइड के साथ रिलेट करे। यहां पर एग्जैक्टली हम पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री को। ट्रिगोनोमेट्री की एंट्री यही होती है कि अगर आपको किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हर ट्राइंगल में नहीं लगेगी, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको एक साइड गिवन हो, एक एंगल गिवन हो, तो आप उस एक साइड एक एंगल के दम पर क्या बाकी की साइड्स या बाकी के एंगल्स को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो वो किसके माध्यम से होगा? ट्रिगोनोमेट्री के माध्यम से। कई सारे रेशियोज को अपन एम्प्लॉय करेंगे इसके अंदर, तो उसी बारे में अपने को इस चैप्टर में बात करनी। तो समझ में आया चैप्टर की नीड क्या है, कहां पर ये फिट होता है पाइथागोरस थ्योरम और एंगल सम प्रॉपर्टी के बीच में। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स, ध्यान से सुनना, बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसलिए इतनी भूमिका बांधी मैंने कि भाई इसका नीड क्या है, साइड्स और एंगल्स को रिलेट करने वाली कोई चीज। अब आप बोलोगे सर साइड्स की जो यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंच, लेकिन एंगल की टेक्निकली कोई यूनिट होती नहीं है। डिग्री जो है वो स्टैंडर्डाइज यूनिट नहीं है। ठीक है, आप कक्षा 11वीं में पहले ही चैप्टर के अंदर पढ़ोगे यूनिट एंड डायमेंशंस में, फिजिक्स में, कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जिनकी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। दो फिर बाकी की आपकी क्या होती है? सब्सिडरी, उसमें एंगल्स और सॉलिड एंगल आते हैं। चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्री है क्या? ले देके अपन यही करने वाले हैं, एंगल्स का साइड्स के साथ रिलेशनशिप। टू बी स्पेसिफिक, आपने कहा कि सर साइड तो चलो मीटर में, लेकिन साइड्स का रेशियो वो तो यूनिटलेस होता है, मीटर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर गया। उसको हम किसके साथ पढ़ेंगे? एंगल्स के साथ पढ़ेंगे। यही प्रिसाइसली चैप्टर में अपने को करना है। ध्यान से सुनना, मैं बहुत यहां तक मुझे बचपन में बहुत डाउट हुआ करता था कि साइड को एंगल से लिंक कैसे कर रहे हैं, यूनिट अलग है। बाद में समझ में आया कि भैया तुम साइड्स का रेशियो ले रहे हो, तो किसी भी यूनिट की रेशियो में तो यूनिट्स कैंसिल हो गई, तो रेशियो तो यूनिटलेस होता है। पढ़ा है ना, रेशियो 2/5 3/5 को यूनिट नहीं होती उनकी, तो उनको तो आप लिंक कर ही सकते हो ना एंगल्स के साथ। यही बेसिकली इस चैप्टर का कंसेप्ट है। The ratios used to study this relationship are called trigonometric ratios। तो पहली स्लाइड में मैं बेसिक 3 बातें क्लियर कर चुका हूं। पहली चीज ट्रिगोनोमेट्री क्या है, और मेजरमेंट में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, 3 साइड्स 3 एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्री एग्जैक्टली कहां फिट होती है? मिडवे बिटवीन पाइथागोरस थ्योरम एंड एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि दोनों के अपने लिमिटेशन है। इसका अपना एक फायदा है कि एंगल को साइड्स के रेशियो के साथ लिंक करती है। तीसरी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते क्या? ये वही रेशियो है जिसके दम पे अपन साइड्स को एंगल्स के साथ लिंक करेंगे। अगर यहां तक कहानी क्लियर तो छाप लो, मैं एक मिनट के लिए साइड हो जाता हूं। 3 2 और 1, पॉज करना है फिर छापना है, बिल्कुल है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे इसको एलोबरेट करूं तो सर आप बोल सकते हो यहां पर
क्या बोल सकते हो दैट द अर्लीस्ट नोन वर्क ऑन ट्रिगोनोमेट्री, ये इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, सुनना ध्यान से, क्यों क्यों बता रहा हूँ सुन लेना। द अर्लीस्ट नोन वर्क ऑन ट्रिगोनोमेट्री वाज रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोन। आपने पिरामिड्स भी देखे हुए हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि क्यों नीड है इसको समझाने की। पिरामिड्स में एक चीज आपने देखी होगी कि वो सबके से ऊपर जाके एक वर्टेक्स पे मिलते हैं। तुम्हें कैसे पता था, या उन लोगों ने जिन्होंने बनाया उनको कैसे पता था कि भाई हम बाउंड्री पे इस एंगल पे ईंटें लगाएंगे तो एग्जैक्टली ऊपर जाके मिलेंगी। उनको शुरुआत से कैसे पता था कि इतना एंगल देने पे इतनी हाइट पे जाके वो ईंटें मिलेंगी? ट्रिगोनोमेट्री थी। समझ में आया? तो हर स्ट्रक्चर जो पुराना तुम देख रहे हो साइंस था वहां पर, हम लोग ढीले, हम लोग बाद में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड टू फाइंड आउट डिस्टेंसेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ। आज भी हम यूज करते हैं इसको। अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट करते थे, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता होता था, पर उनका एस्टिमेशन बहुत ज्यादा सटीक हुआ करता था, क्योंकि इतने लंबे दूरी के अंदर जब प्लैनेट्स और स्टार्स की आप दूरी और साइज निकाल रहे होते हो तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन अलाउड है। भाई 1 करोड़ अगर किलोमीटर आ रहा है कहीं पर, उसमें अगर 100-200 किलोमीटर, या मैं तो कह रहा हूँ 1 करोड़ किलोमीटर में 10-15 हजार किलोमीटर भी ऊपर नीचे हो जाता है, आपको इतना माइंड आप नहीं करोगे, सीधी सी बात है। तो वहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज हुआ करता था। दूसरी बात, आज के टाइम की अगर बात करो सही तो पुराने टाइम की बात है, अभी के प्रेजेंट की बात करो, प्रेजेंटली कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। भाई जनरली मैं क्या ऐसी स्लाइड्स रखता नहीं था चैप्टर्स में, बट मेरा जो ऑफलाइन जो एक्सपीरियंस रहा उसके मुकाबले मुझे ऐसा लगा कि यार ये स्लाइड्स रखनी चाहिए, बच्चों को समझाना आपको आना चाहिए कि इस चैप्टर का प्रैक्टिकल यूज कहाँ पर है, ठीक है। तो पूछते हो ना मीम्स वगैरह में कि भाई हमने पढ़ा था a+b² कहाँ काम आता है। भाई प्रैक्टिकली पूरी लाइफ में काम आता है। तुम लोग उसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हो। a+b² ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि ये क्या है, टूल है। ये a+b² कैलकुलेशन इजी करने का तरीका है, सीधी सी बात है। तो वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री का रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है वो समझाता हूँ। हर चैप्टर में कोशिश करता हूँ कि इसका एप्लीकेशन उतना रेलिवेंट तरीके से बता सकूं कि वो आपको समझ में आए। टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेथड यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज आर बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिकल कंसेप्ट। सर कौन सा? ये तो बहुत जेनेरिक सा स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक जाओ। मैंने कहा सिविल इंजीनियरिंग, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपका स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग है ना कार के अंदर, ऑटोमोबाइल में हमने पढ़ा है स्टीयरिंग का भी एक एंगल होता है, ठीक है। एक्करमैन टाइप से 2 तरह के स्टीयरिंग मेथड्स होते हैं। तुम्हारी गाड़ी का जो टायर होता है ना, तुम व्हील बैलेंसिंग कराते हो, व्हील बैलेंसिंग होती है, व्हील बैलेंसिंग होती है, उसमें भी एंगल होता है, ट्रिगोनोमेट्री में चलता है। अगर व्हील बैलेंसिंग खराब है तुम्हारा टायर जल्दी घिसेगा, एक साइड का टायर जल्दी जाएगा। ये प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूँ, तुम कभी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग करवाने जाना, ठीक है। व्हील बैलेंसिंग या अलाइनमेंट तुम दोनों ही केसेस के अंदर देखना, तुम्हारा एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गाड़ी में कैंपर होता है, आजकल तुम देखना जो इंस्टाग्राम पे कार्स आती हैं बहुत ज्यादा, जो मॉडिफाइड मॉडल्स होते हैं, टायर बाहर की तरफ यूं होते हैं या अंदर की तरफ यूं होते हैं, ठीक है। उसको कैंपर बोलते हैं जितना मेरे को पता है। तो आप देखिएगा उसके अंदर भी एंगल से पता पड़ता है कि गाड़ी के परफॉर्मेंस में फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहाँ होता है ट्रिगोनोमेट्री का, कि कितने एंगल पे कितनी वैल्यू आएगी, किसका साइन थीटा पड़ रहा है, टेन थीटा जो टेंजेंट तुमने पढ़ा है पूरी सिविल इंजीनियरिंग में यूज होता है। तुम जिस भी फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हो उसका टेन थीटा देखना, स्लोप अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, माइन्यूट सा भी, ट्रक उल्टा गिर जाएगा। तुम्हारे जो ब्रिजेस होते हैं वो कार और बाइक्स को देख के डिजाइन नहीं करते, ट्रक्स को देख के करते हैं कि भाई इतने पे लोड कैपेसिटी पे इतना भारी जो ट्रक है वो चढ़ पाएगा नहीं चढ़ पाएगा, क्या उसके इंजन में टायर में इतना जो ट्रैक्शन होता है वो है या नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल यूज है कि ट्रिगोनोमेट्री और स्लोप कहाँ यूज होती है। स्लोप किसको बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल के साथ किसी भी लाइन के द्वारा बनाया गया अगर जो एंगल है, ये तो होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको अगर 10 के साथ लिख दूं तो यही स्लोप कहलाएगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे हर चीज का अपना एक यूज है इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स में, आज भी है आगे भी रहेगा। बाकी तो फिर देखो इननंबरेबल है, मैं यूज बता सकता हूँ, तो हमारे घरों में भी होता है। आपके घर में जो सैनिटरी के पाइप डालते हैं उसको एक पर्टिकुलर एंगल दिया जाता है, पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री का यूज है। आपके जो लेबर जो होते हैं जो घर पर काम करती है, चाहे वो पढ़ी लिखी न भी हो, तब भी उनको उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो सिखा देते हैं कि आपको ये काम करना है। अननोइंगली वो साइंस ही अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इस पर आगे चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर यूज्ड और फाउंड इन आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शंस। ध्यान से सुनिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर्किटेक्चर में, हमारे मित्र हैं वो भी एक आर्किटेक्ट हैं, जब वो एक बार घर डिजाइन करे 2D बना रहा था, वो तो 2D नक्शा, तब भी मैंने उससे पूछा कि यार ये एंगल, तो उसने बोला भाई गेट ऐसे खुलेगा ना तो दीवार पे इतना स्पेस छोड़ना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री से निकाला उसने कि कितना डिग्री पे गेट है, खुलने के बाद कितना स्पेस लेगा, तरह ही रियलाइज नहीं यूज है। कंस्ट्रक्शन में तो ऑब्वियसली मैं बता ही चुका हूँ। कम्युनिकेशंस में क्या होता है, तुम्हारे कक्षा 12वीं की फिजिक्स के अंदर तुम्हारे लास्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, कट जाता है हर साल बेचारा, हमारे टाइम पे तो था बोर्ड में।
वहां तुम्हें सिखाएंगे कि भाई एक्चुअल में अर्थ राउंड होता है, इसलिए टावर्स की क्या होती है, रीच लिमिटेड होती है। भाई टावर स्ट्रेट लाइन में चलता तो भाई मैक्सिमम में यहाँ तक भेज सकता है, अब आपको यहाँ एक रिपीटर टावर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अर्थ के कर्वेचर की वजह से एक पर्टिकुलर टाइम बाद जो सिग्नल है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है सिग्नल, इसलिए जितना ऊंचा टावर उतना बेटर है। तो इसका क्या है, अपन ने तोड़ निकाला सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट्स ये तो करती है, वो हवा में घूम रही होती हैं, अर्थ के काफी क्लोज उड़ती हैं, ठीक है। तो कर्वेचर से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, उनकी रेंज ज्यादा होती है, ज्यादा कवरेज होता है। ऐसा कहते हैं अगर ढंग से यूज करें तो 3 सैटेलाइट्स के माध्यम से पूरा अर्थ कवर कर सकते हैं अपन। चलिए, अब मेन बात यह है कि कितनी सैटेलाइट कितने ऑर्बिट पे घूमेगी, कितने डिग्री एंगल पे होगा, ये कितना डिग्री एंगल बनाएगी वेव, या इसकी रेंज कहां तक होगी, ये बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री से आता है। बहुत बेसिक सा इसका जो यूज है वो आपको दिया भी हुआ है क्लास 12 वाले चैप्टर में, बट उसमें थियोरेटिकली बहुत अच्छे से समझाया है कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन क्या होता है, स्काई वेव क्या होता है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। डे लेंथ निकालना कि दिन कितना लंबा होगा, अगेन आप सूर्य की किरणों से पता लगा सकते हो कि वो कितना डिग्री एंगल बना रही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर्किट्स डिजाइनिंग में काम आता है सर। फिर आपका होता है फ्लाइट और जीपीएस, ये तो पूरा का पूरा सिस्टम इस पे चल रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कितने डिग्री में प्लेन उड़ेगा, प्लेन की भी एक विड्थ होती है ना, हाइट होती है, उनको अलॉटेड होती है कि इस हाइट पे यही प्लेन उड़ेगा, ताकि जो एयर क्रैशेस हो वो ना हो। ग्राफिक्स के बाद लैंड सर्वेइंग तो तुमने देखा भी होगा, रोड पे वो ट्राइपॉड लेके खड़े होते हैं, बच्चे फोटो खिंचाने आ जाते हैं, कैमरा नहीं होता, सर्वेइंग होती है, ठीक है। हमारे कॉलेज में भी सिविल वालों को दिखता था, करते थे वही काम। कार्टोग्राफी, म्यूजिक, टाइड्स, ऑप्टिक्स एंड ट्रेजेक्टरीज, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। ट्रेजेक्टरी क्या होता है बच्चों, पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। कोई भी सैटेलाइट का पाथ जो भी होता है उसे ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। कोई सैटेलाइट कहीं गिरने वाली होती है उसे ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। कोई प्लेन कहीं जा रहा होता है उसकी ट्रेजेक्टरी, उसका पाथ बोलते हैं, तो वो किस पाथ पे उड़ेगा, किस बात से आएगा, तो ट्रेजेक्टरी है। जैसे मान लो कोई चीज आपने उठाई, वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रही है, तो उसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोला होगी, इस तरीके से। तो छाप लो, बेसिक सी बात है। इस स्लाइड पे सबसे ज्यादा ध्यान मैंने इसलिए दिया ताकि तुम्हें सिखा सकूं कि भाई ट्रिगोनोमेट्री का अपने रियल लाइफ में बहुत यूज है। जिसको लगता है कि नहीं यार ये बेकार था, आप स्किप कर सकते थे इस पोर्शन को, है ना, सर पहले ही बोल देते। मैंने कहा बोलने वाली बात नहीं, तुम लोगों ने वैसे भी कर दिया होगा अगर करना है तो। चले आगे, चलिए अब थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर बेस है वो क्या होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को मिथ होता है परपेंडिकुलर बेस जो है फिक्स्ड होता है, ऐसा नहीं है। दे आर एक्चुअली विद रेस्पेक्ट टू अ एंगल। आपने कौन सा वाला एक्यूट, 2 एक्यूट एंगल बनते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, भाई तीसरा एंगल तो 90 डिग्री होगा ना, तभी तो राइट एंगल है। तो उन 2 एक्यूट एंगल्स में से आप किसको कंसीडर कर रहे हो, उसके हिसाब से परपेंडिकुलर बेस डिसाइड होता है। हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड होता है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल, ये हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन है, ठीक है। तो सर अ राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, इट इज अ ट्राइंगल विद वन ऑफ द एंगल्स एज 90। एक ही 90 हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकते, क्योंकि तीनों एंगल का सम ही 180 डिग्री होना है। तो ये ध्यान रहेगा, बिल्कुल रहेगा। दिखता कैसा है, ऐसा। आप ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने ना 90 डिग्री को हाईलाइट किया, जो कि नॉर्मल सी बात है। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वही हाइपोटेनियस होती है। जो सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में वो हाइपोटेनियस होती है। दोनों डेफिनेशन सही है, हमेशा सही है। बात आती है परपेंडिकुलर बेस की। मैंने यहाँ पर BC को बेस माना है और AB को परपेंडिकुलर। तो बच्चों आप ध्यान से देखना, मैंने उसके लिए एंगल C को हाईलाइट किया है। मैं अभी जिस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में ये सारी बातें कर रहा हूं वो एंगल C है। यानी कि अगर कल से अगर मैं एंगल A ले लूं तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने कि एग्जैक्टली इसलिए परपेंडिकुलर बेस। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल ABC देख के पूछता है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हिच इज राइट एंगल एट पॉइंट B, गिव अस परपेंडिकुलर एंड बेस। अब आप बोल दो AB परपेंडिकुलर BC बेस, गलत। जो BC का परपेंडिकुलर AB को बेस मानता है वो भी गलत। आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करोगे कि भैया पहले बताओ किसके एस्पेक्ट में, एंगल A के रेस्पेक्ट में, एंगल C के रेस्पेक्ट में। जब वो आपको ये बता दे कि किस एंगल को कंसीडर किया जा रहा है तब आप बताओगे कि कौन परपेंडिकुलर कौन बेस। तो आप देखिए डेफिनेशन भी मैंने वही दी है। डेफिनेशन जेनेरिक नहीं है, बिल्कुल स्पेसिफिक है कि भैया इट इज द साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा। आपने जिसको भी एंगल माना हुआ है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। एंगल C को माना हुआ है तो उसकी अपोजिट वाली परपेंडिकुलर है, A को मानोगे तो उसकी अपोजिट वाली होगी, ठीक है। बेस क्या होता है, ये साइड होती है एडजेसेंट टू एंगल थीटा, जिस पे एंगल, जिस आपका एंगल रेस्ट कर रहा होता है। हमारा एंगल किस पे रेस्ट कर रहा है प्रेजेंट टाइम पे, आपने कहा BC के ऊपर, तो ये क्या होगा आपकी एडजेसेंट साइड होगी यानी कि बेस।
फिर तीसरा हाइपोटेनियस है कि नहीं है, दिस इज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल एंड द लार्जेस्ट साइड। आपने बोला हाइपोटेनियस क्या होगी सर, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनियस है, या फिर इसको कह लो कि इट इज द लार्जेस्ट साइड। ये एंगल पे डिपेंड नहीं करती है। राइट एंगल ट्राइंगल में तुम चाहे एंगल ए को मानो, सी को कंसीडर करो, बी को, किसी को भी करो, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है 90 डिग्री के अपोजिट है, क्योंकि एक ही 90 डिग्री होता है कि नहीं है। छाप लो जल्दी से, छप गया तो अपन आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आपने भी बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली क्या करेंगे, साइड्स के जो साइड्स का रेशियो है उसको एंगल के साथ लिंक करेंगे, तो वही करवाते हैं सर, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियोज ऑफ द, ध्यान से सुनना, दीज आर नथिंग बट रेशियोज ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तीन बातें, क्योंकि ये रेशियो है तो इनको रेशियो बोला जाता है, क्योंकि ये साइड्स के रेशियो है लेंथ के, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस इन्हीं के कॉम्बिनेशंस होंगे, है ना, या तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, या ऐसा कुछ, है ना, ऐसे होंगे। टोटल 6 कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं, और ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगेंगे। आप किसी भी ट्राइंगल में ट्रिगोनोमेट्री को नहीं चिपका सकते हो, इट शुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये ध्यान रखेंगे। 3 कंडीशंस याद रहेंगी। इस कंडीशन के बेसिस पे आपने कहा मेरे पास तो 3 ही चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, और आप 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसे ही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपने बोला कि टोटल 6 तरीके आपके पास हो सकते हैं, इसलिए 6 तरीके के रेशियो भी निकल के आते हैं। These ratios in trigonometry are relate the ratio of sides of a right angle triangle to the respective angle। तो आपने बोला कि सर होते तो क्या है साइड्स के रेशियो, पर करते क्या है, उस साइड्स के रेशियो को एंगल के साथ जोड़ने का काम करते हैं। सही बात है। देयर आर बेसिक 6 रेशियोज, क्योंकि 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। देयर आर बेसिक 6 रेशियोज इन trigonometry that helps in establishing a relationship between the ratio of sides of a right angle triangle with the angle, that help in establishing relationship between the ratio of sides of a right angle triangle with the angle। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो को किसके साथ, एंगल के साथ लिंक करने में हेल्प करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। क्या होते हैं टोटल 6 जो आपके रेशियोज हैं, उनके नाम क्या होते हैं, फुल फॉर्म भी दिखा रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म भी दिखा रहा हूं, ध्यान रखना, तुम बड़ी गलतियां करते हो उसके अंदर। साइन, SIN साइन, कोसाइन कॉस, साइन का साइन, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, कोटेंजेंट का कॉट, सेकेंड का सेक, कोसेकेंट कोसेक। फिर सुन लो, 3 ही चीजें हैं, 3 ही चीजों के आगे को चिपका रखा है। साइन, साइन में CO को जोड़ दो कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट में को जोड़ दो कोटेंजेंट, सेकेंड, सेकेंड में को जोड़ दो कोसेकेंड। ये जो को वाला सिस्टम है, ये मैं आगे जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पढ़ाऊंगा इसी लेक्चर में, तो मैं रिकॉल करवाऊंगा कि उनको याद कैसे रखना है। वो ना साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर को वाला आपको ये टॉपिक याद है तो इतना छाप लीजिए। यही बेसिकली आपके क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अभी कैसे होते हैं, कैसे इनकी डेफिनेशन होती है, एक एक चीज देखते हैं अपन। चलिए, तो आपने बोला कि सर अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूं ABC, इफ आई कंसीडर ABC एज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें मेरा जो कंसीडरेशन एंगल है वो अभी A है, मैंने A को मार्क किया हुआ, ये तरीका है दिखाने का कि मैं A के बारे में बात कर रहा हूं। तो A के अपोजिट जो साइड है यही परपेंडिकुलर कहलाएगी। कौन सा कूलर, परपेंडिकुलर। नाइस, तो ये कौन सा कूलर है, परपेंडिकुलर है। फिर ये क्या कहलाएगा सर, ये वाला कचरा कहलाएगा बेस, क्योंकि इस पे एंगल A रेस्ट कर रहा है। इसी को बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A। तो एंगल की अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जो एंगल A जिस पे बन रहा होता है वो बेस होता है। सीधी सी बात है। अब आपके जो तीनों रेशियोज होते हैं, पहले साइन, कॉस और टेन, पहले उनको डिफाइन करते हैं, फिर बाकी 3 तो उन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सर कैसे डिफाइन होते हैं, हम डिफाइन करते हैं साइन ऑफ एंगल A को, साइन ऑफ एंगल A को, जिसको लिखा जाएगा आगे जाके साइन A, साइन और थोड़ा सा स्पेस देके A। ये साइन इंटू A नहीं है, मैं आगे ही बताने वाला हूँ। साइन इंटू A का मतलब अलग होता है,
साइन का बिना एंगल के कोई सेंस नहीं निकलता है, तो साइन इंटू ए इज नथिंग, नॉट डिफाइंड बोल सकते हो। हमें नहीं पता वो क्या है, क्योंकि साइन कॉस टेन एंगल्स के फंक्शन है। इसमें एंगल डालोगे तो ये तो मैं साइड्स का रेशियो देंगे ट्राइंगल के साथ, भाई ट्राइंगल में क्या बन रहा है। तो साइन कोसाइन टेंजेंट और बाकी की जो तीन भी है उनका बिना एंगल के कोई महत्व नहीं है। तो शॉर्ट फॉर्म में साइन ऑफ एंगल ए को साइन ए लिखते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए को कॉस ए लिखते हैं, और टेंजेंट ऑफ एंगल ए को टेन ए लिखते हैं। ठीक है, आपने बोला बिल्कुल सही बात है सर। अब आप देखिए साइन ऑफ एंगल ए कैसे डिफाइंड है। बुक कहती है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बीसी अपॉन ए अपोजिट टू एंगल ए है ना, और अपॉन हाइपोटेनस बीसी अपॉन एसी। हम इसको याद रखेंगे इस फॉर्मेट में, P अपॉन H। साइन ऑफ ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये अपोजिट अपोजिट रखने याद रखोगे तो भूल जाओगे। ये इसलिए कराते हैं आपको याद, ताकि आपको ये याद रहे कि भाई एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस चेंज होते हैं। बट क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं कि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस जाते हैं, पता लगा सकते हो, तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू शुड लर्न देम इन दी बेसिक फॉर्मेट, P अपॉन H। वैसे कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, जिसको बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेनस कहेंगे। और tan थीटा तो इन्हीं का क्या होता है, टेंजेंट आपका साइन और कॉस का रेशियो होता है। तो साइन अपॉन कॉस करोगे तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद रखने का एक रूल भी है, एक टेबल है, बना सकते हो। यहां पर आएगा P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। ये होगा, ये साइन कॉस टेन। इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रहेगा साइन कॉस टेन को रखने के लिए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। शॉर्ट फॉर्म में आप एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हो, आसान रहेगा। समझ में आई ना बात। जिसको बिना ट्रिक के याद है बहुत ही बढ़िया बात है, जिसको लगता है कि सर ट्रिक डम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें जैसा लगता है तुम अपना तरीका बना के भी याद रख सकते हो। हमें बचपन में किसी ने तरीका बता दिया था, हालांकि फिर एक टाइम बाद तो यूज करते करते आप आदी हो जाते हो, बट हाँ मुझे उस टाइम पे ये इजी लगा था, तो आई कुड मेमोराइज इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप खुद की भी बड़ी नोवेटी से फुल फॉर्म बना सकते हो। क्या क्लियर है? बिल्कुल है सर। इसी साइन ऑफ एंगल ए को एब्रिविएट किया जाता है साइन ए के रूप में, जो कि मैं लिख चुका हूं। कोसाइन ऑफ एंगल ए को एब्रिविएट किया जाएगा कॉस ए के रूप में, जो कि हमने यहाँ देखा है। और टेंजेंट ऑफ एंगल ए को लिखा जाता है शॉर्ट में tan ऑफ ए। टेन देखो स्पेस है थोड़ा सा और कुछ भी नहीं है, यही चीजें हैं। तो ये आपके पहले तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं। ऐसे ही बाकी तीन की बात करेंगे, छाप लेंगे जल्दी से इसको। छप गया? आपने कहा बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं बाकी के तीन रेशियोज की। बाकी के तीन रेशियो एग्जैक्टली इन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं। इसी ट्राइंगल में मैं डिफाइन कर सकता हूं किसको, कोटेंजेंट को। आप ध्यान से देखिएगा, टेंजेंट अगर आपने कॉपी में नोट किया है तो कोटेंजेंट बिल्कुल उसी का रेसिप्रोकल है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। सेकंड क्या है, बिल्कुल आप देखेंगे कॉस का उल्टा है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस है। और जो आपका कोसेकेंट है वो बिल्कुल साइन का उल्टा है, आप देख सकते हो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो आप इजीली देख सकते हो कि आपका साइन कॉस टेन और कॉट सेक कोसेक क्या क्या चीज है। बिल्कुल कोटेंजेंट को भी क्या लिखते हैं, कॉट ऑफ एंगल ए। सेकंड को क्या लिखते हैं, सेक ऑफ एंगल ए। और कोसेकेंट को लिखते हैं कोसेक ऑफ एंगल ए। यानी कि कोटेंजेंट को कॉट ए शॉर्ट फॉर्म में, सेकंड को सेक ए, कोसेकेंट को कोसेक है। मैं बार बार शॉर्ट फॉर्म और ये जो फुल फॉर्म है एक साथ लिंक करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए, एक बार रिकॉल कर लो इन चीजों को। वरना क्या है, एक नंबर में क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो फुल फॉर्म आपको लिखनी पड़ जाती है, तो याद रहना चाहिए। ठीक है, बच्चा कॉस और कोसेक में कंफ्यूज हो रहा होता है, और होती है दिक्कत। मैं तुम्हारे साथ नहीं बता रहा, एग्जाम में जब प्रेशर ज्यादा होता है या कई बार आप सारे चैप्टर्स आपने लास्ट मोमेंट पे पढ़े होते हैं, आप पहली बात तो लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ के जा रहे हो पूरा, वेल डन। कोई बच्चा अगर स्किप करके जा रहा है उसके मुकाबले आप पढ़ के जा रहे हो, आप उससे अच्छा ही करके आओगे। ठीक है, हाँ पर क्या होता है उस चक्कर में कई बार मैसअप हो जाता है, चीजें मिक्सअप हो जाती हैं, उसमें आप जरूर ना फंसने की कोशिश करें। ठीक है, अगर फिर भी फंस जाते हो तो यार देखो फिर अपने पास वे आउट होना चाहिए, वहां पर ये ट्रिक वगैरह सब चीजें काम आती है। ठीक है, क्या फंस गए बिल्कुल कि कंफ्यूजन नहीं हो रहा तो ट्रिक से निकाल लो। छप गया? चले आगे, इसमें तो कुछ बताने लायक चीज है नहीं। ठीक है, चलिए सर
अब मुद्दे की बात करते हैं थोड़ा सा, कौन किसका रेसिप्रोकल है और कैसे लिंक हुआ है ये बताओ। मैंने कहा एक रैंडम ट्राइंगल मान लो एबीसी, जिसमें मेरा कंसिडरेशन एंगल थीटा है, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा सब इसी के रेस्पेक्ट में आएगा। तो सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होता है, उसके अपोजिट साइड, और बेस कौन होता है, उसके एडजेसेंट साइड। तो आप गौर से देखिएगा, अगर ऐसा कुछ भी है, अगर मैं कल से ए को भी पकड़ लेता हूँ, किसी भी ट्राइंगल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर ये सी है, मैं ए को पकड़ रहा हूँ, तो भी आप जब भी डिफाइन करोगे फंक्शंस को, आपका साइन ए जो भी आएगा कॉसेक ए, उससे उल्टा ही आपने डेफिनेशन ही वही रखी है कॉसेक की। तो आप देख सकते हो साइन कॉसेक ए का रेसिप्रोकल है कॉसेक ए साइन ए का। इसका आउटकम ये भी निकल के आता है एक कि साइन ए, मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो दोनों तरफ का मल्टीप्लिकेशन यानी कि साइन कॉसेक का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी 1 आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का होता है, वैसे टैन कॉट का होता है। क्योंकि सर सबकी डेफिनेशन तो आपको याद ही है, मैं यहाँ पर फिर से बना देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कॉस टैन। तो आप देख सकते हो बाकी तीन की जो डेफिनेशन होती है बिल्कुल इनकी उल्टी होती है। तो कॉस की क्या होगी भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक की हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगी। टैन का क्या होगा, आपने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इन चीजों को लिंक कराना चाहूं तो लेट मी राइट देम। इसके आगे मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके आगे आप लिख सकते हो क्या, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके आगे लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके आगे लिख सकते हो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। भाई सेक ये तो होगा ना कॉस का उल्टा, भाई टेन आप कह रहे हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और गौर से देखोगे तो साइन अपॉन कॉस करने पर टेन आ रहा है, कॉसेक अपॉन सेक करने पर क्या निकल के आ रहा है, आपने कहा कॉट है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, सेक अपॉन कॉसेक करने पर, हाँ कॉसेक अपॉन सेक करने पर कॉट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आपने बोला कि क्या करें सर, मैंने कहा भाई इनके रेशियो निकाल लो। अगर आप रेशियो निकालते हो तो आपको एक रिलेशन और देखने को मिलता है, तीन तो भाई फंडामेंटल है कि भाई साइन कॉस का रेसिप्रोकल है, सॉरी साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है कॉसेक साइन का, कॉस सेक का रेसिप्रोकल है सेक कॉस का, टेन कॉट का रेसिप्रोकल है कॉट सेक कॉट टेन का। इसके अलावा एक टेन थीटा जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है और कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, क्योंकि टेन का ही तो रेसिप्रोकल है ना कॉट। अगर ये साइन अपॉन कॉस है तो उसको कॉस अपॉन साइन होना पड़ेगा। क्या कहानी समझ में आई? अगर कहानी समझ में आई तो बच्चों छाप लेंगे। यही बेसिकली आपकी पूरी की पूरी कहानी है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपके बेसिकली जितने भी रेशियो, ये वही बात लिखी हुई जो मैंने ऊपर बताई है, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना कि जब भी मैं इस तरह का मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ तो साइन इंटू ए तो कोई चीज नहीं होती मान लिया, बट ये अपने आप में एक यूनिट है ना, ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, ये ध्यान रखना। वैसे ही sec इंटू कॉस भी 1 होगा, tan इंटू कॉट भी 1 होगा। आप देख भी सकते हो tan इंटू कॉट करोगे तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस ए के साथ ऑब्वियसली एंगल के साथ मान रहा हूँ चीजों को। तो रेशियोस कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, sec किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, और कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, क्योंकि यहाँ पर रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। छाप लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो बिल्कुल सस्ता सुंदर सा टिकाऊ सा क्या है ये टॉपिक है। ट्रिगोनोमेट्री अपने आप में बहुत सिंपल चैप्टर है, 10th का भी, 11th का भी और 12th का भी। 11th 12th में क्या है, थोड़ा सा आपको फंक्शंस का कंसेप्ट अगर अच्छे से आता है तो आपको इजी लगता है, वरना अगर वो नहीं आता तब जाके आपको डोमेन रेंज में जाके दिक्कत आती है। 10th में क्या आइडेंटिटीज आपको लगता है बहुत सारी है, बट अगर इनको 2-3 बार आप अखबार की तरह भी पढ़ोगे ना, न्यूज़पेपर की तरह, ये तो रटने मत बैठा करो किसी चीज को, नहीं आ रही मूव ऑन करो, दूसरी तीसरी बार 1-2 दिन बाद फिर देखो, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। अब ये चैप्टर जिसने साल भर में पढ़ा होगा एक बार 2 बार भी, अब उसको तीसरी बार अगर मैं भी पढ़ा रहा हूँ, रिविजन कर रहा है वो, तो मजा आ जाएगा, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा समझ में आएगी। फिर मैं भी अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहा हूँ, मैं सीधा थ्योरी तो नहीं लिख रहा हूँ, है ना, वरना मैं भी तुम्हें नोट्स दे देता प्रिंटेड, छाप लो, पर उसको रिवीजन नहीं बोलते ना। आप समझो एक एक चीज को बेसिक से, एक तरीके से मैं चैप्टर दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, बस क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ मान लो, वरना सब कुछ करवा रहा हूँ पूरी प्रॉपर थ्योरी के साथ। सर सो द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। क्या मैं इस बात को जस्टिफाई कर पाया हूँ, मैंने एंगल को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में लिंक करवाया नहीं करवाया? 6 तरीके से पॉसिबल हो सकती है साइड्स के रेशियो, परपेंडिकुलर ऊपर बेस, नीचे बेस ऊपर परपेंडिकुलर, मैंने 6 के 6 तरीकों से 6 रेशियो आपको लिखवाए, सबको समझाया, तो मैं अपनी बात जस्टिफाई करवाने में समर्थ रहा हूँ, ठीक है। अगली बात करते हैं,
नोट दैट द सिंबल साइन है, ये मुद्दे की बात है, मैंने पहले भी लिखी थी अभी, पर यहाँ पर भी बता ही देता हूँ कि भाई साइन ए का मतलब क्या है, साइन ऑफ एंगल ए, द साइन ऑफ एंगल ए, ये प्रोडक्ट नहीं है साइन और एंगल ए का कि साइन इनटू ए है, पहली बात पहले ही बोल चुका हूं मैं पिछली स्लाइड में, साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग, बिना एंगल के तुम्हारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कोई तंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। सिमिलरली cos A is not the product of cos and A. Similar interpretations follow for other trigonometric ratios also. तो आप बाकियों के लिए भी बोल सकते हो कि कोई भी रेशियो अपने एंगल के साथ प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिखा होता, वो एंगल उसका फंक्शन है, साइन ऑफ एंगल ए है, ठीक है। फंक्शन का मतलब एंगल के बेसिस पे आपका रेशियो चेंज होगा। साइन का एक रूल है, साइन तो एक लॉजिक, एक मशीन है, इसको ऐसे समझा करो कि साइन एक मशीन है और जो आप इसमें एंगल लिख रहे हो वो उस पर आप फीड कर रहे हो, इनपुट रॉ मटेरियल दे रहे हो, फिर आपको जो पक्का माल मिलेगा वो उस कच्चे माल के बेसिस पे मिलेगा कि मशीन का अपना एक सेट लॉजिक है। मशीन गन्ने का जूस की मशीन है और जूस निकालेगी, तुम उसमें गन्ना डालो किसी का हाथ डालो, सीधी सी बात है, जो आप इनपुट दोगे वैसा जूस मिलेगा, पर मशीन का फिक्स है कि दो गेयर्स के बीच में आपका गन्ना पिसेगा। लॉजिक आगे समझ में, वही काम यहाँ भी हो रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, चलें आगे। बिल्कुल, अब थोड़ा सा अपन बोलते हैं कि सर इसका समरी क्या निकल के आई। तो सर समरी ये निकल के आई कि आपके जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहे। तुमने बोला कि सर सुबह सुबह क्या पी के आए थे, चाय पी के आए थे आप, मैंने कहा एग्जैक्टली, इसलिए इतना मैं होश के अंदर हूं कि आपके जो रेशियोज है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करते, रेशियो पे डिपेंड करते हैं। फिर सुनना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कोई भी रेशियो उठा लो, वो रेशियो है वो एक लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का एज अ होल जो रेशियो होगा उस पे डिपेंड करेगा। तो ये ध्यान रखना, ये बच्चों को समझ में नहीं आती इसलिए समझा रहा हूं। द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर एंगल सेम है तो तुमने कहा सर एंगल सेम है तो, अगर अभी देखो ना हो तो रही है, ये सेम एंगल है तीनों ट्राइंगल के लिए, APM, ACB, AQN, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सेम एंगल है, पर आप देखो ना ये बढ़ती जा रही है हाइट। मैंने कहा उसके साथ साथ MP के साथ साथ अगर MP से BC बढ़ा तो AP से ACB तो बड़ा हुआ, AM से AB भी तो बड़ा हुआ, तो रेशियो सेम रहेगा ना। डोरेमोन की बिग लाइट या स्मॉल लाइट, देखो बिग लाइट कर रहे हो ना आप, अगर मैं नोबिता बड़ा हो रहा है तो उसकी आंखें भी उसी रेशियो में बड़ी हो रही है, हाथ भी उसी रेशियो में बड़े हो रहे हैं, है कि नहीं है? सही बात है। आपने कहा कि सर उसने हाथ में अगर कुछ है, उसके कोई ऑब्जेक्ट है, वो भी उसी रेशियो में बड़ा होगा, उसकी बॉडी का हर पार्ट एक रेशियो में बड़ा होता है कि नहीं? कोई अनइवनली तो बड़ा, अनइवनली छोटा नहीं हो जाता, उसकी शेप साइज एग्जैक्टली सेम रहती है। सेम यहाँ पर भी है कि रेशियो लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तुम लेंथ बढ़ाओगे तो कैसे बढ़ाई होगी? अगर तुमने एंगल सेम करते हुए लेंथ बढ़ाई है तो बाकी लेंथ को भी तुम्हें उतना ही बढ़ाना पड़ा होगा, तभी तो एंगल होता ही रेशियो है बच्चों। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होती है, ये इनइक्वालिटी है। छोटी क्लासेस में देखी होगी, 9th या 10th में या 8th में हो सकता है देखी हो, हमने देखी है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने कहाँ पढ़ा है, पर मैं पढ़ाता हूँ 11th 12th वालों को भी पढ़ाता हूँ कि भाई किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल की बात नहीं कर रहा, किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती है। ये फॉलो होती है चीज, तुम देख लो ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, उसी को हाइपोटेनस बोलते हैं। ये तो राइट एंगल में भी चल रही है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो ये कोई ट्राइंगल है, θ1 जो है सबसे बड़ा है, θ2 से थोड़ा छोटा है, θ3 जो सबसे छोटा है, ठीक है। θ1 इज बिगर देन θ2 इज बिगर देन θ3। तो अगर आप मुझसे कल से पूछोगे ना इनइक्वालिटी क्या बनेगी, तो भाई मैं बोलूंगा तो BC है वो सबसे बड़ा होगा, उससे जस्ट छोटा कौन है? θ2 के सामने वाली साइड यानी कि AC, और सबसे छोटी होगी कौन? AB। ये इनइक्वालिटी आएगी। ये पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ा रहा हूं, सुन लो। किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ा एंगल कौन? θ1, तो उसके सामने वाली साइड BC सबसे बड़ी। उससे जस्ट छोटा एंगल θ2, उसके सामने वाली साइड कौन? आपने बोला AC, तो वो जस्ट छोटी। सबसे छोटा एंगल कौन? θ3, तो उसके सामने वाली साइड AB। बना के देख लो तुम कोई भी ट्राइंगल रफ कॉपी में, ये इनइक्वालिटी चलती है। अगली बात समझ में? तो बच्चों अगर तुम्हें एंगल सेम रखते हुए साइड की लेंथ बढ़ानी है तो तुम्हें बाकी साइड्स को भी उसी रेशियो में बढ़ाना पड़ा होगा। तुम्हें अगर PM को BC करना है और एंगल सेम रखना है तो तुम्हें साथ साथ क्या करना पड़ा था? AC को भी AP को भी PC तक एक्सटेंड करना पड़ा और AM को भी BM तक एक्सटेंड करना पड़ा। ये सीन है ना? तो यही आपका कार्यक्रम चलेगा। आपने कहा बिल्कुल सर। तो चलिए अपन आगे चलते हैं, ठीक है। For the sake of convenience, we may write sin square A
cos स्क्वायर है एटसेट्रा इन प्लेस ऑफ sin a का होल स्क्वायर cos a का होल स्क्वायर। तो सर sin a मान लो 3/5 आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना किसी भी ट्राइंगल में, तो मान लो हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर का है, तो साइन क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा उस एंगल के लिए। तो 3/5 का स्क्वायर 9/25 यानी कि साइन ए का स्क्वायर, तो उसको आप साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, यानी कि फंक्शन का स्क्वायर कर सकते हो, एंगल तो सेम ही रहेगा। लेकिन ये जो लॉजिक है नेगेटिव पावर्स में नहीं चलेगा। सर मतलब क्या कहना चाहते हो? मैंने कि बट कॉसेक ए जो होता है, कॉसेक क्या है 1/sin है, यानी कि साइन ए का होल इनवर्स, ये बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है। बट जैसे आपका स्क्वायर जंप करके अंदर आ गया ब्रैकेट में कि साइन ए के स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिख रहे हो, ये सही है 2 शब्द तक। तीसरी जो टर्म है ये -1 अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसका होल डिफरेंट मीनिंग है। कक्षा 12वीं का दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, वहां पर पढ़ोगे कि साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। समझ में आ गया? साइन इनवर्स ए का दूसरा मीनिंग है, तो वो आप नहीं लिख सकते हो। सिमिलर कन्वेंशंस फॉलो फॉर दी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ कॉसेक साइन और कॉस का दिखा पाया हूँ, पर tan कॉट में भी यही चलता है। इसको समझ लेंगे आप, है ना। दिस इंप्लाइज दैट साइन मान लो a की पावर कल से 9 है, तो वो भी क्या होगा साइन की पावर 9a। नेगेटिव में नहीं चलेगा बस ये सब, ठीक है। पॉजिटिव में जो लिखना है तुम्हें लिखो, रेशियो में तुम्हें जो लिखना है लिखो, फ्रैक्शनल पावर में जो लिखना है लिखो, अंदर आ जाएगी। लेकिन तुम्हारा इनवर्स में काम नहीं चलेगा। साइन की पावर 5/2a है, तो आप उसको साइन ए का होल पावर 5/2 लिख सकते हो, वाइस वर्सा। लेकिन जैसे -9 आएगा उसको आप अंदर नहीं ला पाओगे, ठीक है। समझ में? -9 लाना वाना नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई तुम जो है ना साइन ऑफ ए का जो पावर -9 है वो डिफाइंड है, वो क्या होगा बेसिकली 1/sin a की पावर 9, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैं इसको अंदर लेके आ गया ना, इसको अंदर मत ले आना। ये इसका जो एक्चुअल मीनिंग है रियल लाइफ में, साइन की जगह आलोक को रख दो, आलोक की पावर -9 1/आलोक की पावर +9, यही तो होता है ना। x की पावर -a क्या होता है 1/x की पावर a, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, उसकी मना नहीं कर रहा हूं। ये -9 जंप करके अंदर नहीं आ सकता, बस ये ध्यान रखना, प्लस में आ सकता है। बिल्कुल क्लियर है? इसको अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, नाउ आई कैन राइट इट लाइक दिस इज इक्वल्स टू 1/sin की पावर 9, ये रहेगा सिस्टम, ठीक है। तो यही क्या है आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, नोट कर लेंगे जल्दी से। मेरे हिसाब से आपको पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि भाई ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, रेशियो पे डिपेंड करती है चीज। मैं इसका एक tan ले लेता हूं, चलो। अब tan ऑफ a क्या होगा तीनों ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि पहले वाले में तो होगा pm अपॉन am, दूसरे वाले के लिए bc अपॉन ab, और तीसरे वाले के लिए qn अपॉन an। तो आप देख सकते हो रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, सेम एंगल है, बड़े बड़े से बड़े ट्राइंगल में भी सेम एंगल के लिए वही है। अगर 1045 डिग्री जो कि 1 होता है, आगे बताऊंगा, तो 1045 हर ट्राइंगल में 1 होगा। वो 45 डिग्री का ट्राइंगल छोटा सा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, हाथी जैसा हो, या दुनिया के साइज का हो, 1045 1 होगा, यानी कि परपेंडिकुलर बेस का रेशियो 1 है। सीधी सी बात है ना यार, एंगल सेम रखोगे साइड बढ़ेगी, साफ बात है। और एंगल बढ़ाओगे तो उस टाइम पे आप साइड्स को मैनेज कर सकते हो, फिर आपका रेशियो की वैल्यू चेंज होगी, है ना। तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या तो एंगल पे डिपेंड कर रहा है या साइड्स के रेशियो पे, इंडिविजुअल लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं अपन। हाँ भाई, अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक माने सर थोड़ा सा इलेबोरेट करो। 0, 30, 45, 60 और 90, 5 एंगल्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं। 0 डिग्री पे क्या होते हैं, 30 पे क्या होते हैं, 45 पे क्या होते हैं, 60 पे क्या होते हैं और 90 डिग्री पे क्या होते हैं। यही बेसिकली अपने को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, ठीक है। क्यों सर इतना ही क्यों? क्योंकि बाकी के एंगल्स पे भी वैल्यू होती है, पर उसके लिए पूरी फिर साइन और कॉस की टेबल आती है, आपको मार्केट में मिल जाएगी 15-20 रुपए की। हार्डली लॉग टेबल्स आप बोलोगे, उसमें भी साइन की टेबल्स पीछे दे रखी होती हैं। तो एक ही बुक आती है 15-20 रुपए की, उसमें लॉगरिथम टेबल्स, एंटी लॉग की, साइन और कॉस की टेबल्स मिल जाएंगी। वहां पर हर डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, वरना कैलकुलेटर में आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को इनेबल करिए, या तो आप मार्केट में खरीद सकते हैं, फोन में भी कर सकते हैं। ज्यादातर फोन में तो ऑप्शन नहीं होता, जैसे आप उसको लैंडस्केप से पोर्ट्रेट ऐसा कुछ करोगे, रोटेट करोगे, तो साइंटिफिक वाला ओपन होके आ जाता है, ठीक है। वहां पर से भी आप वैल्यूज ले सकते हो, बोथ डिग्री और रेडियन में। पर क्योंकि आप 10th क्लास में तो अभी आपने डिग्री ही पढ़ा है कि डिग्री में ही एंगल नापा जाता है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स आर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्वियसली विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ इट्स एक्यूट एंगल्स, यानी कि 0, 30, 45, 60, 90। 0 और 90 को मैं टेक्निकली एक्यूट नहीं बोलूंगा, लेकिन 0 तो है बट 90 नहीं है, लेकिन
0 डिग्री 90 डिग्री किसी ट्राइंगल में हो भी नहीं सकता, ये भी एक रियलिटी है। तो उसके लिए हम प्रोजेक्शन से देखेंगे, हम देखेंगे जैसे जैसे हम 0 अप्रोच कर रहे हैं तब वैल्यूज कैसे जा रही हैं। मैं एक वैल्यू को निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। दीज रेशियोज आर डिफाइंड फॉर एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90, 5 एंगल्स के लिए और एक पर्टिकुलर टेबल होती है। इसको ही बनाना सिखाऊंगा पूरा, तो मैं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन साइन के टेबल भी लाके दिखाऊंगा, साइन से बाकी की 500 तो मैं वैसे ही रिकॉल करवा दूंगा। तो आप देख सकते हो यही आपकी वैल्यू टेबल होती है एंगल और रेशियो की। जैसे कि साइन 0 0 होता है, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2 है। अब आप गौर से देखना, सबसे इंटरेस्टिंग है tan 45। tan 45 कितना होता है 1, पर tan थीटा होता क्या है किसी भी ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो किसी भी 45 डिग्री ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं, yeah. किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो 90 डिग्री का एंगल हो ही गया, बाकी के दो एंगल को मिलके 90 बनाना है। अब उसमें अगर एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस हो गया तो हाइपोटेनस तो गई अपनी जगह तेल लेने, परपेंडिकुलर बेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, परपेंडिकुलर बेस भी बराबर हो तो उनका रेशियो बनाएगा इस तरीके से प्रूव करवाऊंगा अभी सारे एंगल्स के लिए वैल्यूज। पहले इस टेबल को देख लो, इसमें समझाऊंगा नहीं मैं कुछ भी, टेबल है इसको बनाना सिखाऊंगा प्रॉपर स्टेप्स के साथ, ठीक है। अभी अब इसको नोट करनी है वो कर सकता है। अच्छा, इसका पीडीएफ चाहिए पूरे लेक्चर का, किसी भी वन शॉट लेक्चर का, वन शॉट छोड़ा जो भी मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, लैपटॉप वर्सेस टैबलेट या कोई भी हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यू, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, सबका जो पीडीएफ है तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लो, ठीक है भाई। मैं ही अपडेट करता हूँ उसको, ज्यादातर केस में तुम्हें 5-6 दिन में 7 दिन में एक बार सारे लेक्चर्स का डाल देता हूँ, ठीक है। हो सकता है लेक्चर जैसे आज लाइव हुआ हो या तुम कभी भी देख रहे हो तो सेम डे ना मिले, नेक्स्ट डे मिल जाए, तो ये हो सकता है। पुराने लेक्चर्स का 5-7 लेक्चर्स का एक साथ पीडीएफ डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पीडीएफ आते रहेंगे, नोट्स आते रहेंगे। अभी क्या है देखो, अभी अपना ऐप लॉन्च नहीं हुआ, तो जब अपना ऐप और वेबसाइट रेडी हो जाएगी, अभी बन रही है, चल रहा है काम उसके ऊपर, ठीक है, तो फिर मैं पूरा कंटेंट वहां दे दिया करूंगा, तुम्हारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। बट तब तक के लिए अपने सोशल मीडिया की रीच बढ़ाओ यार, है ना। इंस्टा पे फॉलो करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लाइक कर ही दिया होगा वीडियो को अभी तक, फेसबुक पे भी अपना पेज है उसको फॉलो करो, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप तो खैर तुम्हारे लिए मस्ट है। कोई भी सोशल मीडिया नहीं चलाते हो यूट्यूब के अलावा तो आप टेलीग्राम तो कम से कम ज्वाइन कर ही लीजिए। चलिए अब एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले 45 डिग्रीज के रेशियोज को डिफाइन करते हैं। उसके लिए 90 डिग्री ट्राइंगल पकड़ते हैं जिसमें दोनों एंगल्स क्या हो 45 डिग्री के, ठीक है। तो आप देखिएगा, consider a right triangle ABC with angle B equals to 90 डिग्री। सही बात है, आपने कहा take angle A is equals to angle, take angle A is equals to 45 डिग्री, comma then by angle sum property of a triangle, क्या होगा, एंगल सी की वैल्यू भी 45 डिग्री निकल के आ जाएगी। भाई तुमने कैसा राइट एंगल ट्राइंगल लिया जिसमें ऑब्वियसली बी पर 90 डिग्री था, तुमने एंगल ए को क्या लिया 45 लिया, तो एंगल सी भी 45 डिग्री निकल के आएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों एंगल का सम 180 होगा। 90 प्लस 45 प्लस समथिंग 180 डिग्री है, इन दोनों को उधर ले जाके माइनस करोगे तो ये समथिंग 45 डिग्री ही निकल के आएगा। तो क्या हुआ इस तरीके से, आपने कहा इस तरीके से एक नई चीज हो गई। Therefore एंगल A is equals to एंगल C is equals to 45 डिग्री। आपने कहा सही बात है, दिस implies that triangle ABC is isosceles right angled triangle। तो आप देख सकते हो जो आपका ABC है वो क्या है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस है यानी कि दोनों एंगल बराबर है, राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है, दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर। अब क्या करें, आपने बोला अब रेशियो लीजिए, कंसीडर एंगल ए कॉमा देन परपेंडिकुलर P कौन होगा एंगल ए के लिए, आपने बोला BC, ठीक है, बेस कैपिटल B
कौन होगा? आपने बोला ए बी, और हाइपो, कौन सी हाइपोटीनियस वाली हाइपोटीनियस यानी कि कैपिटल एच, ये कौन होगा? ए सी। अगर ऐसा मान लूं मैं एंगल ए को कंसिडर कर रहा हूं, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, तो आप देखिएगा कि सारे रेशियोज कैसे निकल के आएंगे। आपने बोला उस पर्टिकुलर केस के लिए अगर आप एंगल ए कंसिडर कर रहे हो तो पहले किसी को साइड लेंथ मान लो। तो आप देख लो, यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं अपन, लेट ए बी इज इक्वल्स टू क्या? बी सी इज इक्वल्स टू ए यूनिट्स। क्योंकि भाई अगर एंगल ए एंगल सी के बराबर है तो इसका मतलब ए बी भी किसके बराबर होगा? बी सी के। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, अपोजिट साइड से बराबर होंगी, तो उनको मैंने ए यूनिट्स मान लिया, लेट इट बी ए, लेट इट बी ए। तो आपका ए सी कितना निकल के आएगा? देन बाय पाइथागोरस, कौन सा गोरस? पाइथागोरस थ्योरम, जो आपका ए सी है वो कितना निकल के आएगा? √2a। मैं निकालना तो नहीं पड़ेगा ना कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू √2 ऑफ ए। निकल के आ जाएगा? बिल्कुल सर। तो अगर आपने √2a कैलकुलेट कर लिया, अब आप सारे के सारे रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं। और आप देखिएगा उस वैल्यू टेबल में जो मैंने लिखा था वो बिल्कुल सही है। सो साइन ऑफ ए क्या होगा? आपने बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि a अपॉन √2 if a, यानी कि 1 अपॉन √2। दिस इंप्लाइज दैट साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 बाई √2। यही करना था। आपने कहा बिल्कुल सर, कॉस भी करके दिखाओ, टेबल चेक कर लो, यही है। कॉस ऑफ a क्या होगा सर? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, जो कि a अपॉन √2a होगा, तो 1 बाई √2। आप गौर से देख लो, ये साइड लाइन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई, ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेंथ हो सकती है, वो ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ए तो कहीं फिगर में दिख ही नहीं रहा, कैंसिल आउट होता जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा था कि लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज दैट कॉस ऑफ 45 डिग्री कितना होगा? 1 बाई √2। तुम कितनी भी लेंथ ले लो, अगर एंगल 45 डिग्री और राइट एंगल ट्राइंगल है तो कॉस 45 यही आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1 बाई √2 ही रहेगा। सबसे इंटरेस्टिंग है tan। tan a क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों ही a हैं, तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो tan का 45 डिग्री है वो कितना आएगा? 1। देख लो, सिंपल है बिल्कुल। तो tan 45 की वैल्यू कितनी निकल के आई? आपने कहा सर 1 निकल के आई। 1 निकल के आई, इसका सीधा सा मतलब क्या निकल के आया? आपने कहा इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आया कि सर किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर बेस का रेशियो 1 होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बेस के बराबर होता है, जो कि है ना भाई, यही बात है, यही इसका फिजिकल और सिग्निफिकेंट मीनिंग है। छाप लेंगे जल्दी से, फिर इसी तरीके से मैं आपको 0-30 के भी करके 60-30 के भी करके दिखाता हूं। हो गया? चलिए अब बात करते हैं अपन किसके बारे में। आपने बोला कि सर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के बारे में, तो सर एक ट्राइंगल पकड़ना पड़ेगा जिसके अंदर 30 डिग्री और 60 डिग्री होगा। बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल सर, पकड़ लो एक ट्राइंगल। तो हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल पकड़ा, क्योंकि देखो अगर दो एंगल 60 के तो तीसरा भी 60 का होगा ही होगा। तो आप देखेंगे consider an isosceles triangle कंसिडर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। गायब हो गया है तो ABC, ठीक है। आपने कहा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सॉरी इक्विलेटरल पकड़ना पड़ेगा, मैंने गलत बोल दिया। तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो इक्विलेटरल होगा, EQUILATERAL। तो आप बोलोगे कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। आपने कहा मान लिया सर, अब क्या करें? मैंने कहा A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। फिर आपको पता है कि सर ये 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये 90, ये 90, तो सर ये दोनों एंगल ही बराबर होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, प्लस AD कॉमन। तो आप गौर से देखिएगा, RHS क्राइटेरिया से कर देता हूं, वैसे भी काम हो जाएगा।
राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड है कि नहीं है इन ट्राइंगल्स। वैसे आपको पता है कि ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बट फिर भी प्रूफ कर देता हूँ। इन ट्राइंगल्स एबीडी एंड ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एडीसी क्या होगा, आपने बोला AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। आपने बोला साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो आपने बोला ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल, ठीक है। फिर आप बोलोगे AD इज इक्वल्स टू AD, इसमें आप बोलोगे कॉमन। फिर आप बोलोगे एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे, बाय कंस्ट्रक्शन आया, सो बाय क्या लिख सकते हो अपन, आपने कहा सो बाय RHS क्राइटेरियन कॉमा ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। क्या निकल के आ गया है, बिल्कुल आ गया है। तो सर आप गौर से देखिएगा, अगर ये साइड लेंथ A थी, ये भी साइड लेंथ A थी, चलो 2a मान लेता हूँ, है ना, तो ये भी साइड लेंथ 2a थी। लेकिन अब आपने बोला है कि सर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो BD जो है DC के बराबर होगी, तो ये लेंथ A निकल के आएगी। ये एंगल 60 था, तो अब ये 30 डिग्री हो जाएंगे। सही बात है, क्योंकि आपके एंगल्स और जो साइड्स हैं वो CPCT के माध्यम से इक्वल आएंगे, इसलिए तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस क्लियरली इंप्लाइज दैट, आपने बोला कि सबसे पहला तो BD DC के बराबर होगा, तो BD इज इक्वल्स टू DC, ठीक है, एंड एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। ये दोनों चीजें होंगी, वो भी कहां से, CPCT से। दोनों बातें बिल्कुल सही है, आपने कहा बिल्कुल सही है सर। BD जो है वो DC के बराबर होगा और एंगल BAD जो है एंगल CAD के बराबर होगा। किस चीज से, किस कंसेप्ट से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। तो यहां से अगर आप साइड लेंथ AB AC को कितना मानते हो, 2a मानते हो, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद साइड 2a। तो हमने साइड 2a मान ली, तो आपको यहाँ पर क्या निकल के आएगा, BD और DC इक्वल है तो 2a के बराबर टुकड़े होंगे, यानी कि A यूनिट्स निकल के आएगा। और उसके बाद BAD और CAD की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री निकल के आएगा। ऑल्सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये चीज निकल के आएगी। तो आपने बोला कि BAD CAD के बराबर है, 30 डिग्री निकल के आ चुका है। अब आप 30 और 60 डिग्री के रेशियोज भी निकाल दो तो हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। मैंने कहा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू फाइंड आउट AD, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाऊंगा बाय पाइथागोरस। कौन सा गोरस, पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरल हो गया। तो थ्योरम क्या होगा, आपने बोला कि सर AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। भाई मैं इस ABD राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा रहा हूं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या निकल के आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर माने 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, BD का स्क्वायर माने a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AD की वैल्यू कितनी आ गई, √3 ऑफ a आ गई। आपने कहा बिल्कुल सर आ गई। तो अब अपन क्या करें, आपने बोला कि सर अब आप रेशियोज निकालिए, तो चलिए रेशियो निकालते हैं। सो ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल ABD के लिए बात करते हैं अपन, साइन 60 क्या होगा, साइन ऑफ B, साइन ऑफ B इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AD अपॉन AB, ठीक है, यानी कि √3a अपॉन 2a। तो साइन B था क्या, साइन 60 implies that sin of 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 2। तो ये आपका साइन 60 जो √3/2 था ऐसे निकल के आया था। सिमिलरली cos B कितना होगा, आपने बोला कि सर बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि BD अपॉन AB, BD अपॉन AB, BD कितना हो जाएगा A और ये हो जाएगा 2a। तो यहां से आप लिख सकते हो
कि cos ऑफ 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2। तो भाई लोगों को tan और 60 निकालने की जरूरत तो है नहीं, पर मैं फिर भी निकाल देता हूं। दिस इंप्लाइज दैट tan ऑफ b कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AD अपॉन BD, यानी कि AD कितना निकल के आता √3a। तो सर ये निकल के आएगा √3a अपॉन क्या चीज है BD अपॉन AD अपॉन BD, यानी कि सर मैं भूल ही गया a आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो सर tan ऑफ 60 डिग्री की बात करें तो कितना हो जाएगा √3। आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। तो आप पूरे 60 डिग्री के रेशियोज देख सकते हो। उसके बाद 45 डिग्री के ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब अपन बात करते हैं 30 डिग्री के बारे में, ठीक है। तो एक माहौल सा कलर उठाते हैं, बट कलर अभी नाराज चल रहा है तो कोई सा भी उठा लेते हैं यहाँ से। तो साइन ऑफ एंगल ए की बात करते हैं सेम ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। भाई एंगल बी 60 था, उसको पकड़ा, मैं ये पकड़ता हूँ, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा BD। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BD अपॉन AB। BD है कितना AB है कितना 2a। तो यहाँ से क्या निकलेगा साइन ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि a 30 डिग्री था, ये निकल के आया 1/2। चेक कर लो। वैसे ही कॉस ऑफ b क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस बार बेस AD है, हाइपोटेन्यूज वही AB है, तो √3a है, ये 2a निकल के आएगा। तो यहाँ से कॉस, ये डेरिवेशन बता रहा हूँ कि कैसे आते हैं। हो भी सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि भैया निकाल के दिखाओ, ठीक है। फाइंड द स्पेसिफिक रेशियोज, वहाँ टेबल नहीं बनानी, वहाँ निकाल के दिखाना पड़ेगा ऐसे ट्राइंगल लेकर, ठीक है। सिमिलरली जो आपका tan b है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि BD अपॉन AD होगा। तो ये कितना निकल के आएगा BD अपॉन AD। BD का मतलब क्या होगा a, AD का मतलब 2a। BD का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BD अपॉन AD, AD √3a है, सॉरी। तो 1/√3, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या निकल के आया कि tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। तो बच्चों यही आपके रेशियोज हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के, छाप लेंगे जल्दी से, ठीक है। तो 45 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री को आप ऐसे निकालोगे, बाकी फिर इसी तरीके से आप 0 डिग्री 90 डिग्री के भी निकाल सकते हो। अब देखो ये तो एक्चुअल में पॉसिबल है एक ट्राइंगल में एंगल, तो मैंने ट्राइंगल लेके आपको सिखा दिया, ठीक है। अब 0 और 90 डिग्री तो पॉसिबल नहीं होते ना, तो उसको अपन अप्रोच के तरीके से देखेंगे। भाई आप अप्रोच कर रहे हो वहां पर, ऐसा सोचेंगे अपन, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंगल। तो 0 डिग्री के लिए आप एक ट्राइंगल पकड़ना ABC। अब गौर से देखिएगा कि इन ट्राइंगल ABC हो क्या रहा है। अब अगर देखोगे इन ट्राइंगल ABC साइन ऑफ A कितना है, आपने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC अपॉन AC। अब गौर से देखिएगा जैसे जैसे ये एंगल कम होता जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे आपका BC क्या हो रहा है कम होता जा रहा है। अब आप लिखोगे एस एंगल A अप्रोचेस 0, BC अप्रोचेस 0। जैसे जैसे आपका एंगल A 0 की तरफ बढ़ रहा है, आपका BC की जो लेंथ है वो भी कम होते होते 0 की तरफ आ रही है, ठीक है। As angle A approaches 0, BC approaches 0 and sin of A is equals to BC upon AC also approaches 0। इसलिए अपन डिफाइन करते हैं क्या साइन को, साइन 0 को 0। अभी रुक जाओ, अब वैसे कॉस की बात करते हैं। कॉस ऑफ ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AB अपॉन AC, यही होगा। आपने कहा बिल्कुल सही सर। तो अब गौर से देखिएगा एस एंगल A अप्रोचेस 0, आपका जैसे एंगल A अप्रोच कर रहा है, आपका जो AB है, जो आपका AC है वो अप्रोचेस AB,
एंगल ए अप्रोचेस 0 कॉमा आप लिखोगे AC अप्रोचेस AB। भाई जैसे जैसे आपका एंगल ए कम हो रहा था तो BC की तो लेंथ कम हो रही थी, लेकिन जैसे एंगल कम हो रहा है तो उसी टाइम पे AC क्या हो रहा है, AB के बराबर होता जा रहा है ना। अभी AC बड़ा था, अभी छोटा हुआ, अभी छोटा हुआ। अब आप देखोगे AB और AC की लेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, अब बॉन्ड नहीं होगा। एक टाइम बाद तो AC बैठ ही गया AB के ऊपर आके, C और B कॉन्साइड हो गए। तो आप देखोगे AC अप्रोचेस AB। कुल मिला के बात ये है, इसको एक तरीके से और पढ़ सकते हो एस एंगल ए अप्रोचेस 0 पॉइंट C अप्रोचेस पॉइंट B। तो उसी से दोनों बातें हो रही हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे एस एंगल ए अप्रोचेस 0, AC अप्रोचेस AB एंड कॉस ऑफ A जो कि है AB अपॉन AC, दिस अप्रोचेस 1। अप्रोचेस 1 सही बात है, क्योंकि AB AC के बराबर हो जाएगा तो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। tan की बात करते हैं। tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन AB, ठीक है। आप देखना एज एंगल A अप्रोचेस 0, जैसे जैसे आपका एंगल A कम होता जा रहा है, भाई परपेंडिकुलर ही खत्म होता जा रहा है, तो किसका लोगे, तो 0 अपॉन समथिंग। A भी तो उतना ही मेंटेन्ड है, पर BC 0 होता जा रहा है ना। तो आप लिखोगे BC अप्रोचेस 0 एंड सो tan A जो कि है BC अपॉन AB, तो BC पे डिपेंडेंट है, बट डिनोमिनेटर इसका इंटैक्ट है, लेकिन जो तुम्हारा न्यूमरेटर है वो 0 अप्रोच कर रहा है। तो tan A अप्रोचेस, अप्रोच का मतलब हो रहा है पहुंच रहा है 0 की तरफ, यानी कि 0 के आसपास, 0 के बहुत क्लोज होंगे ये लोग, 0 के आसपास लगभग 0 ही होंगे। तो आप लिख सकते हो सो वी डिफाइन क्या करते हो, वी डिफाइन साइन ऑफ 0 डिग्री टू बी 0, cos of 0 degree to be 1 and tan of 0 degree to be 0। तो ये बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 0 डिग्री के। टेबल में मैच कर लो, मिल जाएंगे। क्या समझ में आया, कि ये क्लियर हुआ कि 0 डिग्री पे वैल्यूज क्या क्या होती हैं, ट्राइंगल कहाँ कैसे अप्रोच करता है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। 90 डिग्री पे चलते हैं इसी तरीके से अपन अप्रोच वाले मेथड से कि 90 डिग्री पे क्या होगा, राइट। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री की बात करते हैं। आपने बोला कि सर 90 डिग्री में बेसिकली आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री कैसे करोगे। मैंने कहा वहां पर मैं एंगल ए को 0 करने के लिए सी को बी की तरफ ला रहा था। अब मुझे अगर एंगल ए 90 करना है तो मैं ए को छोटा करते जाऊंगा, तो ए जैसे जैसे बी को अप्रोच करेगा ये एंगल खड़ा होता जाएगा, यूं 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 यूं, एक टाइम बाद सीधा पहुंच जाएगा। तो 90 डिग्री पहुंचने के लिए एंगल ए अप्रोच करेगा बी को। चलिए बात करते हैं तीनों रेशियोज की। इन ट्राइंगल ABC साइन ऑफ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन AC, ठीक है। इसके बाद आपका कॉस ऑफ ए कितना होगा, आपने बोला बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस थी, यहाँ पर BC अपॉन AC यहाँ पर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AB अपॉन AC। और आपका tan A कितना होगा, आपने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन AB। सही बात है, बिल्कुल। तो आप गौर से देखिएगा एज एंगल A अप्रोचेस 90 डिग्री, क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंगल A 90 डिग्री को अप्रोच कर रहा है तो 90 डिग्री अप्रोच करने के चक्कर में AB सिकुड़ता जा रहा है। तो कुल मिला के जो AC है वो AC BC की तरफ पहुंच रहा है। जैसे जैसे एंगल A 90 डिग्री में पहुंच रहा है, क्या हो रहा है, कॉमा AC जो है AC अप्रोचेस BC एंड साइन ऑफ A जो है जो कि BC अपॉन AC है। अब आप सोच के देखो BC की लेंथ बिल्कुल फिक्स्ड है और जो AC वो छोटा होता BC के बराबर होता जा रहा है। तो ये AC BC कांस्टेंट है, AC इसके आसपास जाएगा तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 के आसपास आएगी। भाई BC से BC कैंसिल, भाई ये 10 है और ये 20 से कम होता तो 10 के पास आ रहा है, तो जितना 10 के पास आएगा 10 अपॉन 10 तुम्हारा रेशियो ओवरऑल 1 के आसपास जाएगा। तो आपने बोला कि जैसे AC BC को अप्रोच करेगा साइन A अप्रोचेस 1, आपका साइन जो A है वो 1 पे अप्रोच करेगा, सीधी सी बात है। आपने कहा बिल्कुल करेगा सर,
उसी प्रकार से सर कॉस के लिए भी बता दो हमें। मैंने कहा देखो यार नाराज मत हो, आपने बोला एज एंगल ए अप्रोचेस 90 डिग्री, तो ए बी और ए सी में से क्या हो रहा है? आपने बोला कि सर सबसे बड़ी बात यह है एसी को मारो गोली, एसी जो भी हो रहा है ए बी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, एसी लास्ट तक भी जाके कुछ तो रहेगा, एसी भी कम हो रहा है, लेकिन एसी जो है डिनोमिनेटर वो लास्ट तक भी जाने के बाद, पहुंच जाने के बाद भी कुछ उसकी लेंथ रहेगी, पर आपका ए बी तो 0 ही हो गया। एज एंगल ए अप्रोचेस 90 डिग्री, क्या लिखोगे? ए बी अप्रोचेस 0 एंड सो जो आपका cos A है जो कि AB पर ही डिपेंडेंट है, AB अपॉन AC, ये भी कहां अप्रोच करेगा? 0 पे। ठीक है, उसी के लिए अगर अपन 10 की बात करें तो 10 पकड़ दें। आपने बोला एज एंगल A अप्रोचेस 90 डिग्री। आप गौर से देखिएगा BC कांस्टेंट है बट AB 0 जा रहा है, आपका जो AB है वो 0 पे अप्रोच कर रहा है, AB अप्रोचेस 0 एंड जो आपका tan है A है जो कि tan A क्या है? BC अपॉन AB। तो अगर AB 0 पे अप्रोच करेगा तो BC अपॉन AB कहां अप्रोच करेगा? टूवर्ड्स इंफिनिटी। दिस अप्रोचेस, आपने बोला इंफिनिटी। समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, इसको अपन नॉट डिफाइंड भी ले सकते हैं। दिस अप्रोचेस इंफिनिटी, तो आप इसको डिफाइन करोगे हाँ भाई, वी डिफाइन, क्या डिफाइन करते हो बच्चों आप? साइन 90 को 1, सो वी डिफाइन साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू 1, cos of 90 degree equals to 0 and tan of 90 degree equals to tan of 90 degree is equals to not defined। ये तो आप देख सकते हो sin 91 cos 90 0 और tan 90 नॉट डिफाइंड, इस तरीके से आती है। तो आई होप आपको अपनी वैल्यू टेबल समझ में आ गई होगी। जो भी मैंने आपको पढ़ाई वैल्यू टेबल जो दिखाई थी, मैंने कहा था मैं आपको एक एक वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। अब मैं आपको उस वैल्यू टेबल को कंस्ट्रक्ट करना भी सिखाता हूँ। सर एग्जाम में हम डेरिवेशन करने तो नहीं बैठेंगे, तो आप कंस्ट्रक्ट करना सिखा दो। मैंने कहा चलो वो देखते हैं अपन। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स कंस्ट्रक्टिंग द वैल्यू टेबल। ठीक है, तो ये वैल्यू टेबल इसको स्क्रैच से कंस्ट्रक्ट करना सिखाता हूँ साइन कॉस टेन वगैरह के लिए। आई होप आपको दिख रही होगी, हाँ दिख रही है। चलिए, सबसे पहला स्टेप होता है राइट काउंटिंग, राइट काउंटिंग फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप होता है डिवाइड बाई 4। डिवाइड ईच नंबर बाय 4। फिर तीसरा स्टेप होता है टेक स्क्वायर रूट्स टू गेट साइन थीटा। भाई 3 स्टेप्स में आपका साइन थीटा आपको मिल जाएगा कि सबसे पहले आप काउंटिंग लिखिए 0 से लेके कहां तक? 4 तक। तो लिख देते हैं इसी ऑर्डर में जमाना, 0 30 45 60 90 के लिए बता रहा हूं। तो 0 1 2 3 4 लिख दी काउंटिंग, लिख दिया। फिर कह रहा है डिवाइड ईच नंबर बाई 4, तो इसके लिखेंगे 0/4, ये हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। फिर वो कह रहा है स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो 0/4 0 ही हो जाता है, तो 0 का स्क्वायर रूट, 1/4 1/4 ही हो जाता है, 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर रूट, 3/4 3/4 ही होता है, तो इसका स्क्वायर रूट, 4/4 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट ले लिया। जो भी तुम्हें मिल रहा है स्क्वायर रूट लेने के बाद वही साइन है, बन गई टेबल। देख लो, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/√2 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, ये 3 स्टेप याद रखोगे, एग्जाम में जाते हैं आप टेबल बना सकते हो। साइन बन गया,
कॉस इसका रिवर्स होता है, इसका लॉजिक में भी आने वाले आपको स्लाइड में दूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जब मैं आपको सिखाऊंगा तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 0 डिग्री वही होगा जो साइन, तो कॉस 90 माइनस 0 होगा यानी कि कॉस 90 डिग्री होगा। तो जो साइन 0 है वो कॉस 90 है, तो आप देख सकते हो साइन 0 कॉस 90 के बराबर, साइन 30 कॉस 60 के बराबर, साइन 45 कॉस 45 के बराबर, साइन 60 कॉस 30 के बराबर। सब 90 डिग्री आना चाहिए, इसका 90 इसका 0, जो इसका 90 है वो इसका 0, जो इसका 0 वो उसका 90, साफ बात है। देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, तो मैंने सिर्फ रिवर्स कर दिया, इसी चीज को मैंने उल्टा यहां से लिख दिया, बन गया। अब अगर ये बन गया तो सर tan तो आपको रेशियो निकालना आता ही है, 0/1 का रेशियो 0, tan तो साइन अपन कॉस होता है ना, 1/2 अपन 1/√3/2, तो बाई 2 से बाई 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, तो tan 45 1 आ रहा है, √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3, 1/0 समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड आ गया। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का ही रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का ही कलर यूज कर लेते हैं। 0 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 2/√3 का √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और उसके बाद 1 का रेसिप्रोकल 1। फिर जो कॉस का उल्टा होता है वही sec होता है, तो sec cos थीटा का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। यहाँ पर भी आप देख सकते हो cosec लिख लिया तो sec में वही काम कर सकते हो आप, उसी चीज को उल्टा लिख रहा हूं मैं जो मैंने sin cos में किया था, बट फिर भी देख लो। sec क्या होता है, sec 45 क्या होता है, cos 45 का रेसिप्रोकल यानी कि √2, sec 60 क्या होगा, cos 60 का रेसिप्रोकल यानी कि 2/1/2 का रेसिप्रोकल तो 2 ही होता है, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। उसी प्रकार से कॉट क्या होगा बच्चों, tan का रेसिप्रोकल होगा, 0 का रेसिप्रोकल अगेन नॉट डिफाइंड, फिर 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, फिर 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। आई होप यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर होगी। अगर यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर तो छाप लेंगे। आई होप टेबल बनाना आ गया होगा। मैं जो ट्रिक्स बिल्कुल मेरे को याद है मैं सारी की सारी आपको बता रहा हूँ, चाहे टेबल बनाने की हो, कोई रेशियो याद रखने की हो, अभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी याद करने का तरीका सिखाऊंगा, क्योंकि आइडेंटिटीज तो ये कहती है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है प्लस करने पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में खुलता है कि नहीं है। आपने कहा ठीक है, लेकिन सर वहीं पर ही जो होता है 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर के साथ कनेक्टेड है, पर जब सेक 90 माइनस निकालते तो tan नहीं कोसेक आता है, तो ये कैसे याद रखेंगे। नोट हो गया। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। अब बात करते हैं किस बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है, जिनका सम 90 डिग्री निकल के आता है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल्स 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, बचपन से हमें आता है। तो 90 डिग्री वाले सम वाले एंगल्स का रेशियो क्या कनेक्टेड होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा। मैंने आपने देखा था साइन 30 cos 60 के बराबर आ रहा था, तो एक ही ट्राइंगल के अंदर निकाल के देखोगे तो आपको मिलेगा। चलिए निकाल लेते हैं। एक ट्राइंगल मान लेते हैं, ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल A एंगल C के बराबर है। वैसे ना भी हो तो भी चलेगा। यहाँ पर ये जो एंगल की मार्किंग है बराबर होने के लिए नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। ये मार्किंग है कि एक ही ट्राइंगल में अभी मैं एंगल A को कंसिडर कर रहा हूँ, फिर मैं एंगल C को भी करूंगा, वो वाली मार्किंग है। इक्वल मान लो तो कोई समस्या वाली बात नहीं, बट मार्किंग इक्वल है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल एट B एंगल A + C 90 होगा। जब आपका एक एंगल 90 हो चुका है तो बाकी के दो का सम 90 आना ही पड़ेगा। तो एंगल C कितना निकल के आएगा, 90 माइनस ऑफ एंगल A निकल के आएगा। क्या समझ में आ गया, ये याद रखना एंगल C कितना है। अब एंगल A के लिए तुम सारे रेशियोज निकाल लो पहले, तो मैंने निकाल लिए क्लियरली। साइन A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई एंगल A के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि BC अपॉन AC, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन AB। वैसे बाकी के तीनों निकाल लिए, क्या निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे। इसी ट्राइंगल में एंगल C के लिए क्या कंसीडर करूंगा मैं, अगर मैं एंगल C को एक एंगल मानता हूं तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, हाइपोटेनस तो सेम रहेगी। तो जब मैं नीला वाला एंगल C ले रहा हूं तो उसके लिए परपेंडिकुलर AB है, बेस BC है। रेड वाले के लिए परपेंडिकुलर BC, बेस AB, हाइपोटेनस सेम रहेगा। अब सोचो साइन C क्या निकल के आएगा। सर C के लिए परपेंडिकुलर AB है तो AB अपॉन AC,
कॉस उसका होगा आपने कहा BC अपॉन AC, पर गौर से देखो साइन C वही निकल के आ रहा है जो कॉस A निकल के आ रहा है, और A और C में क्या रिलेशन था, दोनों 90 डिग्री थे। यही पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है। एक ही ट्राइंगल में तीनों को एंगल A और एंगल C दोनों के लिए निकाल के देखो, तुम समझ जाओगे, इतना नोट करो, ठीक है। फिर आगे बताता हूं, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो आप गौर से देख सकते हो कि भाई साइन 90 माइनस थीटा ही कॉस थीटा था, क्योंकि सर अगर मैं दोबारा से दिखाऊंगा आपको तो आप देखिएगा मैं कॉस साइन ए को साइन सी के बराबर लिख सकता हूं क्या, नहीं, लेकिन साइन ए को कॉस सी के बराबर लिख सकता हूं, बिल्कुल हाँ। पर कॉस सी क्या है, कॉस ऑफ 90 माइनस ए है, तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस ए। ऐसे मैंने रेशियोज को लिंक करा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा जो कि कॉस सी था वो साइन ए के बराबर है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है, वैसे ही कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा है। आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। अगर कहानी समझ में आई तो यही आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सीन है। इसको भी नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर इसको याद रखने की ट्रिक भी बताता हूँ अभी एक, ठीक है ना। आपने कहा बिल्कुल सर गलत तो आप बोलते ही नहीं हो, तो मेरी बात ही अलग है। चलिए तो आप देख सकते हो क्लियरली साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा इन जनरल, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। दोनों में लिंक क्या है सोचना, फिर मैं अभी नीचे एक लाइन में बताऊंगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यहाँ पर एंगल ए पे की कंडीशन है एंगल ए 90 से छोटा या बराबर हो सकता है, यानी कि 0 से 90 के बीच में ही होगा। आपका जो एंगल ए है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, 90 से बड़ा नहीं हो सकता। क्या याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। प्रूफ करूं, ए को 0 रख दो तो साइन 90 माइनस 0 कॉस 0, तो साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 0 भी 1 होता है। आ रही है इक्वालिटी। 90 रख दो, साइन 90 माइनस 90 इक्वल्स टू कॉस 90, तो 90 माइनस 90 0, तो साइन 0 कॉस 90, साइन 0 0 कॉस 90 भी 0, अभी भी इक्वल आ रहा है, देख लो। तो आप समझ सकते हो। अब ट्रिक क्या है सर? ट्रिक ये है, ट्रिक टू रिमेंबर दीज कन्वर्जंस इज दैट इज रिमूव को इफ इट इज देयर एंड ऐड को इफ इट इज नॉट देयर। देखो साइन 90 माइनस थीटा, क्या साइन में को आता है? नहीं आता, चिपका दो। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा। जब कोस को 90 माइनस थीटा निकालने गया तो उस पे को आता है तो रिमूव कर दो। कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को एब्जॉर्ब कर लिया। टेंजेंट में को आता है, नहीं, चिपका दो। तो टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू को टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा। को टेंजेंट में को आता है, हटा दो। को टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा। सेकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा में को आता है, नहीं, तो लगा दो को सेकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा। को सेकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा में को आता है, हटा दो सेकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा। ये 2 लाइन की ट्रिक है, छाप लो जल्दी से, है ना। तो फर्जी सी ट्रिक्स है बच्चों, इससे आप याद रख सकते हो। तो याद रखने में जो भी चीज आपको आसानी दे उसको आपको याद रखना है। चले आगे। चलो सर पीछे चल के वैसे भी क्या ही करोगे, मैंने की पॉइंट है बिल्कुल तुम्हारी बात में, है ना, बड़ा ही शार्प पॉइंट है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें, इससे पहले समझ लें कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या होता है। कब तो किसी इक्वालिटी को आप इक्वेशन बोलते हो, कब उसको आइडेंटिटी बोल देते हो। इक्वेशन किसी कंडीशन के लिए ट्रू है, आइडेंटिटी हमेशा ट्रू होती है, इतना सा डिफरेंस होता है। एंड इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। पहली बात तो स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके ट्रू या फॉल्स होने का पता लगाया जा सके, दैट इज स्टेटमेंट। आपका बयान, आपने बोला मैं कल रात को पार्टी में गया था, मैं चेक कर सकता हूं गए थे नहीं गए थे, तो आपका स्टेटमेंट है। राम स्कूल जाता है इज अ सिंपल सेंटेंस। हमें नहीं पता राम कौन है, कौन से स्कूल में जाता है, किस समय की बात हो रही है, किस जगह की बात हो रही है, मैं इसके सच या झूठ होने का पता नहीं लगा पा रहा हूं, तो ये एक सिंपल सेंटेंस होगा। तो मैथमेटिक्स की दुनिया में स्टेटमेंट क्या होता है? जिसके ट्रुथ या फॉल्स होने का पता लगाया जा सके। माय बैड, मैथमेटिक्स की नहीं, हर दुनिया में स्टेटमेंट का यही मीनिंग होता है। आपका बयान जो दर्ज कराया जाता है वो भी तो ऐसा ही होता है। तो एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट विद एन इक्वल साइन स्टेटिंग दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल इन वैल्यू। तो आप कह रहे हो इक्वेशन बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है, किसके साथ? एक इक्वल वाले साइन के साथ, स्टेटिंग दैट टू एक्सप्रेशंस आर
इक्वल इन वैल्यू। अब वो एक्सप्रेशंस वैल्यू में इक्वल है तो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3x + 5 = 11 इज द इक्वेशन। आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3x = 6 तो x = 2। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये x = 2 के लिए ही सही है। कल से x = 0 डालो तो क्या 5 = 11 आएगा, नहीं आएगा। तो आप गौर से देखिएगा, दिस इज ट्रू ओनली फॉर क्या, x = 2, इसलिए ये इक्वेशन है। वही आइडेंटिटी ऑन द अदर हैंड क्या होती है, एन आइडेंटिटी इक्वेशन ही होती है विच इज ऑलवेज ट्रू। ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा, नो मैटर व्हाट वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड। आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रखो, आइडेंटिटी हमेशा ट्रू होगी। जैसे कि a + b का होल स्क्वायर, कुछ भी रखो, है कि नहीं है, आलोक प्लस अग्रवाल का होल स्क्वायर, आलोक का स्क्वायर प्लस अग्रवाल का स्क्वायर प्लस 2 × आलोक × अग्रवाल। तो सिंपल सी बात है, आप कुछ भी वैल्यू रख दो वो वही रहेगा, क्योंकि वो एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ एग्जांपल देखो क्या दिया है, 3x + 2x = 5x। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, आइडेंटिटी है, तुम x कुछ भी रखो, 3 एप्पल + 2 एप्पल 5 एप्पल, है कि नहीं है, 3 चाय + 2 चाय = 5 चाय, सिंपल। तो आइडेंटिटी ऐसी होती है, समझ में आया। सो ऑल आइडेंटिटीज आर इक्वेशंस बट ऑल इक्वेशंस आर नॉट आइडेंटिटीज, सीधी सी बात है, क्योंकि ये इक्वेशन 2 के लिए ट्रू है, ये सबके लिए ट्रू है। छाप लेंगे जल्दी से। तो ये बेसिक मीनिंग है इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी का। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, ठीक है। तो 3 सस्ते सुंदर टिकाऊ आइडेंटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती है सर, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, सबसे पहले तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होती क्या है, ऐसी आइडेंटिटी जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड अ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व्ड। सर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को इंक्लूड करने वाली कोई चीज या तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी, है ना। ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। अब अगर वो इक्वेशन सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है एंगल की, तो फिर उसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का दर्जा अपन दे देते हैं। समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ पर भी वही चीज है, पहले इक्वेशन फिर आइडेंटिटी। ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन थी सर, दो रेशियोज को किसी के इक्वल कर रखा है और हमने देखा कि सर 0 से लेकर 90 तक हर एंगल के लिए, क्योंकि आपको यहाँ तक ही पढ़ाया जा रहा है, आगे जाके पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। पीछे किसी स्लाइड में मैंने एक जगह लिखा भी है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, रेशियो में क्या डिफरेंस होता है, रेशियो एक्चुअल ट्राइंगल के होते हैं 0 से 90 तक। आप आगे जाके पढ़ोगे कि इनकी वैल्यू पूरी दुनिया पे डिफाइंड है, 90, 180, 270, अब 270 डिग्री का तो ट्राइंगल होता ही नहीं है, तो इसलिए उसको फिर अपन रेशियो बोलना बंद कर देते हैं। वहां पर कंबाइंडिंगली अपन इनको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि अपन इनकी डोमेन यानी कि इनपुट वैल्यूज जो तुम्हें टेबल मैंने 90 पे खत्म करवा दी ना, वो टेबल आगे भी होती है, 180, 270, 360, 520 सब कुछ होता है, उतने का तो ट्राइंगल ही नहीं होता। इसलिए इसको रेशियो बोलना बंद कर देते हैं, फंक्शन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 सारी वैल्यूज के लिए 0 से लेकर 90 तक। ये कंपलसरी नहीं है, तुम्हारी क्लास के लिए बता रहा हूं, आने वाली क्लासेस में देखोगी ऑलवेज ट्रू है। 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा 0 से 90 तक के लिए सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है, इसलिए इसको आइडेंटिटी बोला जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे लिए फंक्शन बड़े में पढ़ाया ही यहां तक ही है। 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान देना, साइन कॉस यहाँ भी कनेक्टेड है, कॉम्प्लीमेंट्री में भी कनेक्टेड थे, sec cosec कॉम्प्लीमेंट्री में कनेक्टेड थे, tan cot कॉम्प्लीमेंट्री में कनेक्टेड थे, लेकिन यहाँ पर tan sec के साथ है, cot किसके साथ है, cosec के साथ। कहीं भूल जाओ तो उसको भी याद करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है। यूजिंग दीज आइडेंटिटीज वी कैन एक्सप्रेस each trigonometric ratio in terms of the other trigonometric ratios. That is, if any one of the ratios is known, we can also determine the values of other trigonometric ratios. ठीक है, बेसिक से प्रूफ है इनके। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक्चुअल में होता क्या है, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। पर पाइथागोरस थ्योरम तो क्या कहती है, ये भी एच स्क्वायर ही होगा, तो ऐसे 1 आ जाएगा, ऐसे याद रख लो। तो मैं याद लेता 1 + tan स्क्वायर, तुम तो tan देखो, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब sec क्या होता है, तुम्हारा sec होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तुम्हें इतना तो याद होना चाहिए tan sec के साथ कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है भूल जाओ, तो अब स्क्वायर करके देख लो। tan स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, sec स्क्वायर क्या होता है,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, सीधी सी बात है। तो सर अगर आप सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर माइनस करोगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आएगा, बेस स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 है, ऐसे याद रह सकता है। सेम तरीका आप कोसेक और कॉट का लगाओगे तो याद हो जाएगा। समझ में आई? तो ये भूल सको तो आप ऐसे याद कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव हुआ और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, ये जो कचरा आपने लिखा हुआ है हरी लाइन में, लास्ट लाइन है पूरे चैप्टर की, तो क्या है ये कि सर कल से अगर आपको कॉस को साइन में निकालना है तो कॉस स्क्वायर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, रूट ले लोगे तो कॉस निकल के आ जाएगा। सर मुझे तो कॉस सेक में निकालना होता ही है 1 अपॉन सेक। सर मुझे कॉस 10 में निकालना है तो सेक आपने निकाल लिया, सेक स्क्वायर से टेन स्क्वायर कन्वर्ट करना हमें आता ही है। अब जब कॉस को साइन में लिख सकते हो तो कॉस को कॉसेक में भी आप लिख पाओगे। तो ऐसे आप किसी को भी एक दूसरे के रूप में कनेक्ट कर सकते हो। भाई आप अकेले हो, आपको 5 में कन्वर्ट होना है, एक तो वैसे ही आपका रेसिप्रोकल है, खत्म हो जाती है, बाकी चारों को आप इन आइडेंटिटी की मदद से कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही पूरा चैप्टर है, पहले जल्दी से नोट कर लो। हो गया? चलिए तो बच्चों अब अपन थोड़ा सा अपना एडवर्टीजमेंट भी कर लेते हैं। अगर आप लोग अभी 10th के बाद 11th में आने वाले, जो कि ऑब्वियसली आओगे सर ही, अगर आप साइंस मैथ्स लेते हो तो आप मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे पास आ सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, बेसिकली मैं क्लास 11th और 12th ही लेता हूँ क्योंकि ये YouTube है, तो YouTube के ऊपर मुझे कवरेज पूरा रखना पड़ता है बेसिक कंसेप्ट्स का, क्योंकि बच्चों 11th 12th में आने के बाद भी बहुत से लोगों के 10th के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वीक रह जाते हैं, 9th के कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाते हैं। मैं बहुत कुछ तो क्लास पर कराने की कोशिश करता हूँ पर बहुत कुछ शायद नहीं भी हो पाता। यही कारण है कि मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। 10th के बाद में 9th और 8th के भी कुछ बेसिक वीडियोस बनाऊंगा, इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता हूँ क्योंकि मैं एक्टिवली पढ़ाता भी नहीं हूँ। 8, 9, 10th के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज के, रेशियोज के, प्रोपोर्शंस के, ट्राइंगल्स के, सर्कल्स के, टेंजेंट्स के, जो कि 11th 12th में भर के यूज होते हैं और वहां समझाना बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट भी हो जाता है कई बार, क्योंकि बाकी बच्चे काफी एडवांस भी होते हैं तो हमें सबको देख के चलना पड़ता है। इसलिए मैं यूट्यूब पे ये बैकलॉग जो है ये बनाता हुआ चल रहा हूँ, ताकि किसी का कोई भी चैप्टर रह गया तो मैं जाके बोल सकता हूँ कि भाई ये वाला वन शॉट देख लेना, पूरा डिटेल में समझाया है। तुम देख सकते हो मैंने बिल्कुल एक एक चीज आपको स्किप नहीं करवाई है। तो 11th 12th में भी हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चा जो है कम से कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे। अगर आप लोग हमारे पास, आपके 21 मार्च को एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, हमारा 7 या 8 अप्रैल के आसपास से कोटा में ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा, उसी डेट पे हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट होगा इवनिंग में, और हमारे नाइट बैचेस भी हैं जो हम रात में ऑब्वियसली 1 से 2 और 2 से 3 रहते हैं। ये हमारे नाइट बैचेस का टाइमिंग है। ज्यादातर इसमें जो इंडिया के बाहर के बच्चे हैं और इंडिया में कुछ जो बड़े सिटीज के बच्चे हैं, गुड़गांव वगैरह के, वो बच्चे रात में उन बैचेस के अंदर पढ़ते हैं, तो वो भी हमारे बैचेस शुरू होंगे। अगर आपको रात में पढ़ने का शौक है तो ही आप नाइट बैच को ज्वाइन करिए, वरना हमारा ऑनलाइन क्लासेस के रूप में एक इवनिंग बैच है। अगर आप कोटा में नहीं रहते हैं, और कोटा में रहते हैं तो आई हाईली एनकरेज और मैं हाईली प्रमोट भी करूंगा इस चीज को, क्योंकि मैं ही पढ़ा रहा हूं। आप लोग हमारे पास ऑफलाइन आए, हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूँ, बट अच्छी पढ़ाता हूँ। 4 महीनों में हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, यानी कि आप अप्रैल में आएंगे, जनरली हम अगस्त के लास्ट या सितंबर की स्टार्टिंग में आपको फ्री कर देंगे। उन 4 से 5 बचे हुए महीनों में आप चाहो तो क्लास 12th पढ़ सकते हो, क्योंकि हम ये भी 4 महीने में पढ़ा रहे हैं। तो हमारे अलग अलग बैचेस के अंदर एक साल में 3 बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है। या तो आप ये कर सकते हो, या मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस तीसरे वाले बैच में आए जिसमें हम पूरा जेईई मेंस पढ़ाते हैं, राइट। तो आप लोग समझ सकते हैं बच्चों कि आपकी क्लास 11 की प्रिपरेशन भी टाइम पे कंप्लीट होगी, 12th भी टाइम पे कंप्लीट होगी, और उसके बाद आपको इतना टाइम बचेगा कि बोर्ड्स के साथ साथ आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सके। हमारा उद्देश्य यही है कि 12वीं के साथ आपका सिलेक्शन 1 साल में हो जाए, राइट, आपको ड्रॉप ना देना पड़े। तो अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है, आप क्लास 11th हमारे पास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। या इससे बेटर आइडिया बताता हूं, आप अपनी क्वेरी फिल करके छोड़ दें गूगल फॉर्म पे। जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म होंगे 21 मार्च को, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ऑफलाइन बैचेस के लिए कोटा, ऑनलाइन बैचेस के लिए गूगल मीट, ठीक है। तो इस नंबर क्या बोलते हैं, इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। आई होप इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूं। हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।